हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में हिंदी का पेपर देना है, उनका 6 नंबर मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, वो भी ट्रिक से। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आपके हिंदी के पेपर में रस, छंद और अलंकार ये 3 टॉपिक आते हैं। इन तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें से आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्या इसमें बताएंगे आप? देखिए इस वीडियो में मैं आपको रस में जितने भी रस हैं, जैसे आपका हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इन सभी को हम पढ़ेंगे। छंद में आपका जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, इन सबको पढ़ेंगे। अलंकार में हम यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, इन सबको हम एक ही वीडियो में आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखोगे भैया तो 6 नंबर आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। और आप सभी को पता है हिंदी में जो रस, छंद, अलंकार है ये फिक्स होता है। इसका 6 नंबर एकदम फिक्स होता है। जितना भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर ये पढ़कर आप जाओगे तो 6 में 6 लाओगे और हिंदी में 100 में 99 लेकर आओगे। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसे ही हम सारे नंबर आपके कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस हैं उनको, और मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से जाकर लिख सकते हैं। देखो रस जो आपका होता है, रस में एक ट्रिक होता है। क्या? जैसे आपका हास्य रस है, करुण रस है, तो इसका अस्थाई भाव होता है एक, ठीक है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ठीक है। तो इसका जो है अस्थाई भाव होता है। वीर रस का ऐसे पूछा जाए तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। यही ट्रिक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप इस ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण तो आपको याद करना ही होगा। तो देखो ट्रिक क्या है, अस्थाई भाव। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इस ट्रिक से देखो कैसे आपको परिभाषा बनानी है। जैसे हास्य रस का आपको परिभाषा लिखना आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, हास्य रस अथवा वीर रस का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहली लाइन आपका होना चाहिए जो इसका स्थायी भाव है। देखो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। ये तो हम सभी को पता है, अभी मैंने बताया। अब आपको लिखना है जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव जो है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो हास्य रस कहलाएगा। ऐसे अगर आपको करुण रस का लिखना है तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब शोक, हास की जगह पर शोक कर दीजिएगा, ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। ये ट्रिक है। ये लाइन अगर आपको याद है, आप किसी भी रस की परिभाषा बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सारे ट्रिक्स आपको बताया है, पूरा का पूरा 6 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। टेंशन मत लो, बस फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो को देखना है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। एक उदाहरण लिख दीजिएगा क्योंकि आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है। 2 नंबर में सिर्फ आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यू समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ये है हास्य रस का उदाहरण। जब से भोलेनाथ जी का यानी कि शंकर जी का जब विवाह हो रहा था तब की ये बात है, ठीक है। लोग उनके वेशभूषा आदि को देखकर बहुत ज्यादा हास्यमय वहां पर होता है, ठीक है। तो यही हास्य रस है। अब आप लोग कहेंगे सर मैंने तो दूसरा उदाहरण याद कर रखा है। अरे भैया उदाहरण आप कोई भी लिखें, बस वो हास्य रस का होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूं यही लिखो। आप अगर इसको याद करके जाते हो यही लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको याद है उसको आप लिख कर आइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत उदाहरण है इसके, ठीक है। तो हास्य रस समझ में आया। पहली लाइन हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। जैसे उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यू समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। बस हो गया, हास्य रस आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रस जो हमारा है भैया, इसमें आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट है करुण रस। अब करुण का मतलब ही आप समझ लीजिए भाई, थोड़ा शोक, थोड़ा पीड़ा, दर्द हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको भी वैसे लिखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब आप लोग कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट किसी बुक से याद किए होंगे, वो कहेंगे सर मैंने तो डेफिनेशन थोड़ा दूसरे टाइप का पढ़ा है। देखिए अलग अलग बुक में लगभग अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। आप चाहे इस प्रकार से लिखिए या जो आपने पढ़ा है वो भी लिखिए, कोई भी किसी भी बुक में गलत डेफिनेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये आपका उदाहरण है करुण रस का। अगर आपको कोई दूसरा उदाहरण है यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना समझ में आया क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। जो स्टूडेंट सोचते हैं मैं कैसे अच्छा नंबर लेकर आऊंगा, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है भैया, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। 6 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। आपको जो भी देखें फुल कंसंट्रेशन के साथ, जो भी टॉपिक पढ़े उसको डीपली पढ़े, बिल्कुल से फिनिश कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करुण रस। एक और रस मैं आपको बताऊंगा जो कि है वीर रस। अब वीर रस में क्या होगा, वीरता की बात की जाएगी। देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। देखिए मैंने डेफिनेशन उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे लिख कर आओगे पूरा नंबर मिलेगा, कह दो एग्जामिनर से 2 नंबर में और क्या मिलेगा, ठीक है। देखो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। या फिर एक और उदाहरण है, साज चतुरंग धैर्य अंग में उमंग धारी। ये आपका एग्जाम्पल इसका है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो वीर रस आपको ये उदाहरण लिखना है, ये भी उदाहरण आपको पहले से ही याद है। जो चीज हमें पहले से याद है उसको फिर से क्यों याद करना भाई, तो इसको पढ़ लो, काम खत्म, ठीक है। समझ में आया? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ऐसे लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। और अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जो टाइम है पढ़ने में लगा दो, खुद को इंप्रूव करने में लगा दो, क्योंकि ना तो ये टाइम बार बार आएगा, जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, ठीक है। और बुक लेकर कह दो, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं छंद पे। देखिए रस में मैंने आपको 3 बताए, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आने वाला। श्रृंगार रस हो सकता है लेकिन ऑप्शनल होता है आपका रस। इन तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव ऐसे बना सकते हैं ट्रिक, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सा है। अब आते हैं छंद पे। छंद भी भैया 2 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई, दोहा, सोल्ठा, इन तीनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौपाई क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना होता है, चौपाई की परिभाषा लिखनी होगी और उदाहरण लिखना होगा और मात्राएं गिन के भी बताना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चौपाई देखिए, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। मतलब चौपाई नाम से स्पष्ट है, चौपाई जिसके 4 पैर हो, यानी कि जिसके 4 चरण हो, ये तो सिंपल सा। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो देखिए अब कैसे इसको याद रखेंगे, इसमें कितनी मात्रा होंगी। देखिए चौपाई, चौपाई के आगे कितना है, 4, ठीक है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया, इसकी मात्राएं 16 होंगी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक, मतलब कोई ट्रिक नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको याद रहे। उदाहरण देखिए, इस तरह से जो हम लिखेंगे ये 2 मात्रा होगी और इस तरह से 1 मात्रा। देखो उदाहरण, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु। ये एक चौपाई है, ठीक है। इसमें मात्राएं भी मैंने आपको बता रखी हैं। देखो बंदव, बा के ऊपर बिंदी है, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। जो सिंगल है भैया
वो एक ही रहेगा, जो इंगेज्ड है वो डबल रहेगा। ठीक है, जैसे गुरु में छोटा ऊ का मात्रा है तो ये सिंगल होगा, अगर बड़ा ऊ का मात्रा होता तो ये डबल होता। गुरु, ये देखिए रा में छोटा ऊ का मात्रा है तो ये भी सिंगल है। एक एक, ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो चारों चरण में 16 आता है। तो देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, 16 मात्रा हो गई। 16 इसमें भी होगा, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 2 14 2 16। ऐसे इसमें भी 16 है, देखो 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे चारों चरण में 16 मात्राएं हैं। इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, और अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ही टॉपिक के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, तो आपको लिख लेना है। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा तेज है तो और भी बहुत सारे तेज स्टूडेंट पढ़े हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। ऐसे देखिए बंदो गुरु पद पद्म परापगा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भोरुज परिवारु। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा है, यू कैन राइट, और मात्राएं गिनना भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोहा। दोहा तो आपने सुना होगा, कबीरदास के दोहे। ठीक है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, मतलब ये अर्ध सम्मात्रिक है। जैसे उसमें 16 मात्रा था वो सम्मात्रिक था, इसमें अर्ध सम, इसमें 13 11 होंगे। ठीक है, ये किसी से नहीं कटती। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। देखिए इसमें भी 4 चरण होंगे, लेकिन पहले और तीसरे में 13 होंगे, और दूसरे तथा चौथे में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, ये दोहा होगा आपका। मतलब दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। उदाहरण देखो जल्दी से। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और तीसरे में ऊपर और नीचे में 13, इसमें और इसमें 11। देखो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13, इसमें 13 है, इसमें भी 13 होना चाहिए। 2 1 3 1 4 1 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, 13 मात्राएं हो गई पहले तीसरे में। दूसरे चौथे में 11 देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया भैया। यही है आपका दोहा। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होगा। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। सिंपल सा फंडा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप भी आगे बढ़ते रहे। ठीक है, सोरठा पे आते हैं। देखिए सोरठा जो है ये थोड़ा दोहा का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, देखो यहां पे सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। मतलब सोरठा जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होंगे, लेकिन पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। ये दोहा का उल्टा होता है। आप एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो। उदाहरण देखो क्या है। राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। देखिए एग्जाम्पल है, अगर आपको दूसरा पता है दूसरा लिखिए। देखिए राम स्वरूप तुम्हार, ये जो पहला और तीसरा होगा इसमें 11 मात्रा होंगी। देखिए 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, इसमें देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, और इसमें देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। ये होगा भैया सोरठा, और ये दोहा का होगा उल्टा। तो ये आपका छंद हो गया। छंद में मैंने क्या क्या बताया? दोहा, सोरठा, चौपाई। ठीक, अब अलंकार पे चलेंगे। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं दिमाग में नोट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, लेकिन इसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना तो आपको कोई बताएगा और ये तो एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो भैया, अलंकार पे आते हैं। अलंकार तो आप हाई स्कूल से ही नहीं, आप जब 6 7 में थे तभी पढ़ते आ रहे हैं। देखो अलंकार, अलंकार में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, इन सब को पढ़ेंगे भाई, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब तक हम 90% नहीं फोड़ेंगे। 95% हिंदी में आप 99 लेकर चलिए। हमेशा अपने थिंकिंग लेवल को ऊपर रखिए, क्योंकि आप तभी वहां तक पहुंच सकेंगे जब आपके अंदर वो जज्बा होगा। ठीक है, आपका टारगेट अगर ऊंचा है, छोटे मोटे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
सोच ऊंचा रखिए। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले पढ़ेंगे। अनुप्रास का मतलब वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखो उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसको याद करके जाइएगा। ये एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, काम खत्म, 2 लाइन का। ठीक है, अब ये बताइए अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें चा वर्ण देखिए कई बार आया है। चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा। तो भैया देखो स्पष्टीकरण छोटा सा लिखेंगे। इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि इस पंक्ति में चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चा वर्ण बार बार आया है। तो कहा गया था अनुप्रास अलंकार में कि वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। हो गया काम, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यमक अलंकार पे आते हैं। ये क्या है? यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। मतलब यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, मतलब शब्द सेम रहे और अर्थ अलग अलग हो, तो वो यमक अलंकार होगा। अब आप सोचेंगे सर शब्द सेम रहेगा तो अर्थ कैसे अलग अलग रहेगा, वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यमक अलंकार का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका उदाहरण क्या होगा? देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब देखिए घटा यहां पे भी है, घटा यहां पे भी है, लेकिन एक से अधिक बार आया शब्द और अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, मतलब इस घटा का मतलब होता है काला बादल, उसका घमंड घटा, इस घटा का मतलब कम हो गया। देखिए वर्ड एक ही है, शब्द एक ही है, बट अर्थ अलग अलग है। वही कहा गया था वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाएगा। स्पष्टीकरण देखो, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले वाले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया। ठीक है, दोनों घटा नाम सेम है, सिर्फ अर्थ अलग अलग है। समझ में आया? काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, वहां पर होगा उपमा यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रूपक पे आते हैं भैया। रूपक अलंकार देखो, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप करें वहां होता है रूपक अलंकार। अब आप कहेंगे सर उपमेय क्या है? उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए उसको हम उपमेय कहेंगे। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। उपमान जिससे तुलना की जाए, मतलब जैसे हम हैं, हमारी तुलना की जाए तो हम उपमेय हैं, हमसे उनसे तुलना की जाए वो उपमान है। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। तो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल के समान है। यहां पे उपमेय है चरण, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, चरण की ही तो तुलना की जा रही है। अब किससे की जा रही है? कमल से। जिससे की जाए वो कमल, यानी कि उपमान होगा। वही तो कहा गया था, जिसकी तुलना की जाए, तो चरण की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय होगा। उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए, तो कमल से की जा रही है तो ये उपमान होगा। बस इतना सा लिख देना, छोटा सा, क्या है, समझ में आ गया? तो रूपक अलंकार क्या है भैया? जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण जी के चरण जो हैं वो कमल के समान हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक उपमा अलंकार। अलंकार में मैं आपको 4 अलंकार बताऊंगा। हमने रस 3 पढ़ा, छंद 3 पढ़ा, अलंकार 4 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो उपमा अलंकार क्या है? जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होगा। मतलब जब किन्हीं 2 वस्तुओं, मान लीजिए 2 वस्तु है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए 2 पेन है, ये कि ये है, ये कि ये है। ठीक है, अब इसके गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता की जाए। ठीक है, जैसे ये भैया है, इसके ये है पेन, ये थोड़ा पतला चलता है, मोटा चलता है। ठीक है,
अब महंगा कौन है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो तुलना की जा रही है, दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। मतलब कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, वहां पे उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, मतलब वही एग्जाम्पल ये भी है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि जी के पैर कमल के समान कोमल है। वही एग्जाम्पल है चरण कमल बंधु हरिराई, मतलब उनका जो चरण है वो कमल के समान है। वही यहां पे भी दिया गया, बस पद लिख दिया गया, पद का मतलब भी चरण ही होता है। तो कृष्ण जी का जो पैर है वो कमल के समान कोमल है। हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे उपमेय है हरिपद, मतलब हरि जी का पद, क्योंकि इसकी तुलना की जरिए किससे, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। तो हरिपद, हरि जी के पैर की तुलना की जरिए तो ये उपमेय है। उपमान क्या है, कमल, कमल से तुलना की जा रही है तो ये उपमान है। साधारण धर्म है कोमल, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, वाचक शब्द है से के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये होगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी काफी ज्यादा इजी था, इसमें कुछ खास आपको नहीं समझना था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, कृष्ण जी के पैर कमल के समान कोमल है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आज के इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्लास 12 हिंदी व्याकरण का रस, छंद, अलंकार, तीनों एक ही वीडियो में। 21 से 22 मिनट की वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो इतना आप लोगों को पढ़ के जाना है और 6 में 6 तो आप बिल्कुल लेकर आएंगे इस टॉपिक का। ऐसे ही मैं बहुत सारे टॉपिक बनाता रहता हूं, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। तैयारी हम ऐसी कराएंगे कि आप लोग 99 लेकर आएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, एग्जाम तक मैं क्या क्या करता हूं और आपकी तैयारी कैसे करवाता हूं देखा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।